2004 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के सिर्फ 4 दिन पहले एक वीडियो टेप न्यूज पर आता है। ये टेप जो अल जजीरा ने पब्लिश किया था, इसमें उसामा बिन लादेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अटैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करता है। इस टेप में बिन लादेन अपने आप को एक लेजिटिमेट शख्स के रूप में दिखाने की कोशिश करता है और उस नेशन से डायरेक्टली बात करता है जिस पर उसने अटैक किया था। इट रिमाइंड्स अस कि दुनिया का सबसे वांटेड इंसान कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ फील कर रहा होगा। इसी वक्त सीआईए के हेडक्वार्टर वर्जीनिया में, जहां एक स्पेशल यूनिट को बिन लादेन को ढूंढने का काम दिया गया था, हर सुराग थोड़ी देर में ठंडा पड़ गया था, जो कि और भी फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन थी क्योंकि लगभग 3 साल पहले इंटेलिजेंस ने सोचा था कि वो बिन लादेन को पकड़ने के बहुत करीब है। 2001 में अफगानिस्तान पर यूएस के इन्वेजन के बाद अलकायदा के फाइटर्स को कंट्री के ईस्टर्न हिस्सों में पुश कर दिया गया था। यहां उन्होंने तोरा बोरा की गुफाओं में अपने आप को छुपा लिया था और अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी को ये शक था कि बिन लादेन भी उन्हीं में से एक हो सकता है। अफगानी ट्राइब्स जो अमेरिकन के साथ मिलकर लड़ रहे थे, उन्होंने लड़ाई तो काफी की, लेकिन जब तक लड़ाई खत्म हुई बिन लादेन वहां से भाग चुका था। सिर्फ 20 लोग पकड़े गए थे और सीआईए को कुछ भी नहीं मिला था और अलकायदा के लीडर को पकड़ने का गोल्डन चांस यूं गंवा दिया गया। लेकिन कम से कम एक बंदा जो यहाँ पकड़ा गया था वो ऐसी इन्फॉर्मेशन दे सकता था जो इन्वेस्टिगेटर्स के लिए हेल्पफुल साबित हो सकती हो। मोहम्मद अल कतानी पकड़े जाने से पहले इसका नाम पहले इन्वेस्टिगेटर्स के लिए अननोन था। उसने अपनी अलकायदा से किसी भी कनेक्शन का इनकार कर दिया था और बोला था कि वो अफगानिस्तान में बस अपने शौक के लिए गया था, जो था फैल्कनरी। लेकिन जब इन्वेस्टिगेटर्स ने उसके फिंगरप्रिंट लिए तो उन्होंने देखा कि उसका नाम सिस्टम में मैच कर रहा है। उन्हें पता चला कि 11 सितंबर के अटैक से कुछ हफ्ते पहले उसने यूनाइटेड स्टेट्स में एंटर करने की कोशिश की थी। उसके पास $2800 कैश थे और एक वन वे टिकट पर ट्रैवल कर रहा था, जिसने कस्टम एजेंट को शक में डाल दिया और उसने अलकतानी को एंटर होने से इनकार कर दिया। इन्वेस्टिगेटर्स को यह भी पता चल चुका था कि ठीक उसी दिन ओरलैंडो एयरपोर्ट से यूएई में अलकायदा के एक टेलीफोन नंबर पर कॉल किया गया था। ये नंबर मॉनिटर हो रहा था और जब ये पता चला कि अलकतानी ठीक उसी वक्त एयरपोर्ट पर था तो इन्वेस्टिगेटर्स को शक हुआ कि इन दोनों चीजों का आपस में कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। एफबीआई एजेंट्स ने एयरपोर्ट का सर्वेलेंस फुटेज को देखना शुरू कर दिया और जल्द ही उन्होंने एक कार आइडेंटिफाई की जो मोहम्मद अता की थी। मोहम्मद अता सितंबर 11 के अटैक्स का मास्टरमाइंड था। मोहम्मद अता कतानी को पिक करने के लिए एयरपोर्ट पर गया था। ये आमतौर पर माना जाता है कि कतानी का नाम यूनाइटेड एयरलाइन फ्लाइट 93 के हाईजैकर्स में था। जैसे जैसे ये इन्फॉर्मेशन सामने आई, कतानी को इंटेरोगेट किया गया और वो अलकायदा का एक ऐसा कैप्टिव बन चुका था जिसके जरिए इन्वेस्टिगेटर्स को अलकायदा के ऑपरेशन का एक और क्लियर पिक्चर मिलने लगा। अबू जुबैदा जो अलकायदा का लॉजिस्टिक्स का काम कर रहा था, 2002 में अरेस्ट हुआ और उसने सीआईए को ये बताया कि खालिद शेख मोहम्मद जो अलकायदा का ऑपरेशनल कमांडर था, उसने 9/11 अटैक्स को प्लान किया था। एक साल बाद खालिद शेख मोहम्मद भी अरेस्ट हो गया और अलकतानी ने यह भी बताया कि जुलाई 2001 में अटैक्स की प्लानिंग के लिए खालिद शेख मोहम्मद ने उसे एक बंदे से मिलवाया था जिसका नाम सीआईए ने पहले कभी नहीं सुना था, अबू अहमद अल कवेती, जो कतानी को ऑपरेशनल सिक्योरिटी का ट्रेनिंग दे रहा था। ये सब इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टिगेटर्स को अलकायदा के स्ट्रक्चर को समझने में हेल्पफुल साबित होती है, जिसमें बिन लादेन लीडर है, पर वो अभी तक ये नहीं समझ पा रहे थे कि बिन लादेन अभी कहाँ है। सीआईए उसके कनेक्शंस को मैप कर रही थी और ये समझने की कोशिश कर रही थी कि बिन लादेन अपने सेफ हाउस से कैसे कॉन्टेक्ट करता है। बिन लादेन का पर्सनल नेटवर्क, उसके फैमिली मेंबर्स को भी देखा गया, लेकिन उसके साथ उसका कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं था जो मिल सके। जो सीआईए को मालूम था वो ये था कि बिन लादेन अभी भी अपने मैसेजेस भेज रहा है। अगले कुछ सालों में न्यू ऑडियो टेप्स आए और ये मालूम हुआ कि वो अलकायदा के लीडरशिप के मेंबर से बात कर रहा था। सीआईए की स्ट्रेटजी अब ये थी कि वो उन कुरियर्स को ढूंढे जो मैसेजेस को ट्रांसपोर्ट करते हैं। जनवरी 2004 के दरमियान में कुर्दिश सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक आदमी हसन गुल को अरेस्ट किया। उसके पास एक लेटर था जो बिन लादेन के नाम था। हसन गुल को अमेरिकन के हवाले किया गया और उन्होंने उससे जरूरी इंफॉर्मेशन हासिल की जो ये इंडिकेट कर रही थी कि बिन लादेन को ढूंढने में हेल्पफुल एक शख्स का नाम पहले से सीआईए के रडार पर था। हसन गुल ने कहा अबू अहमद अल कवेती है जो बिन लादेन का पर्सनल कुरियर का काम करता है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन का फोर्स अल कुवैती पर हुआ, वैसे वैसे अल कुवैती के अलकायदा में एक बड़े किरदार के बारे में कॉन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलती गई। एक तरफ हसन गुल ने बताया कि कुवैती का 9/11 में एक बड़ा किरदार है और कुवैती खालिद शेख मोहम्मद और उसके जानशीन अबू फराज अल लीबी दोनों को जानता है। तो दूसरी तरफ खालिद शेख मोहम्मद कहता है कि कुवैती का कोई बड़ा रोल नहीं है और वो काफी अरसे से रिटायर हो चुका है और इस वक्त इनएक्टिव है। मई 2005 में अबू फराज अल लीबी को पाकिस्तान में अरेस्ट किया गया और उसने भी अल कवेती के किरदार को इनकार कर दिया कि वो अब एक्टिव नहीं रहा। इन्वेस्टिगेटर्स एक और गाइड को भी क्वेश्चन कर रहे थे जिसका नाम हम्बली था। उसने कहा कि अल कवेती का एक इंपॉर्टेंट रोल था और वो कराची में एक सेफ हाउस मैनेज कर रहा था जब तालिबान अफगानिस्तान से भाग रहे थे। जितनी ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट्स मिल रही थी अल कवेती के रोल के बारे में, उतना ही वो इंटरेस्टिंग बन गया था। मसला ये था कि अल कवेती के बारे में उसके असली नाम के अलावा और कुछ भी जानकारी नहीं थी। इनफैक्ट उसका नाम भी असली नहीं था।
अबू अहमद अल कवैती, जिसका मतलब है अहमद का बाप कवैत से। जब तक प्रिजनर से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, उनके इंटरोगेशन मेथड्स काफी कंट्रोवर्शियल थे। बहुत सारे प्रिजनर्स को इनहैंस्ड इंटरोगेशन टेक्निक्स का सामना करना पड़ रहा था, जिसमें टॉर्चर जैसे मेथड भी शामिल थे, जैसे वाटर बोर्डिंग। 2014 में एक सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी रिपोर्ट ने यह कंक्लूड किया था कि ये टेक्निक्स इनइफेक्टिव थी और इन्होंने बिन लादेन के बारे में कोई खास मालूमात नहीं दी थी। 2007 में CIA को वो जरूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई जो वो ढूंढ रहे थे, कवैती का असली नाम। ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने अपनी रिसर्च से नहीं बल्कि एक फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस से हासिल की थी, जो अभी तक अननोन है। इस इन्फॉर्मेशन ने कवैती का असली नाम रिवील किया, इब्राहिम सईद अहमद, एक पाकिस्तानी जो कवैत शिफ्ट हो गया था, लेकिन उन्होंने 2 साल इंतजार किया था उसका नाम जानने के लिए, और फिर भी उस तक पहुंचने में मजीद साल लग गए। 2010 के जून में कवैती और उसके भाई ने अपने सेल फोन्स के थ्रू अपनी कम्युनिकेशन मेथड बदल दी थी, जो इन्वेस्टिगेटर्स के लिए एक और नया ट्रैक बना। NSA को ऐसे फोन नंबर्स मिल चुके थे जो कवैती से कनेक्टेड थे, जो किसी थर्ड कंट्री के थ्रू इंटरसेप्टेड किए गए थे। इन काउंटलेस कन्वर्सेशंस में एक आदमी का प्रोफाइल सबसे ज्यादा मैच कर रहा था, जो अरेबिक और पश्तो मिक्स में बात कर रहा था, जो नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में बोला जाने वाला लैंग्वेज है। उसने अपने दोस्तों से अपनी लोकेशन के बारे में बात करते वक्त अपनी जगह के बारे में क्रिप्टिक तरीके से जवाब दिया, मैं उन्हीं लोगों के साथ हूँ जिनके साथ पहले था। उसका फोन अक्सर बंद रहता था और सिर्फ तब ही ऑन होता था जब वो पेशावर के आसपास होता था। जैसे जैसे ये बात क्लियर होती गई कि ये कवैती हो सकता है, उसको ग्राउंड लेवल पर इंटेलिजेंस ने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। अगस्त 2010 में एक पाकिस्तानी CIA एजेंट ने उसे पेशावर में अपनी कार में देख लिया। उसके बाद उसे सीक्रेटली फॉलो करता गया जब वो अपने घर की तरफ जा रहा था। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने उसका मैसिव हाउस देखा तो उन्हें लगा कि हो सकता है कवैती और बिन लादेन दोनों एक ही जगह पर हों, क्योंकि ये कंपाउंड इतना बड़ा था कि यहाँ पे बिन लादेन आराम से छुप सकता था। इस वक्त तक वाशिंगटन को बिल्कुल यकीन नहीं था, लेकिन बिन लादेन को लोकेट कर लिया गया था और जो मेहनत सितंबर 11 के बाद से टॉप प्रायोरिटी पर थी वो अपने फाइनल स्टेज पर थी। अब ये काम इंटेलिजेंस एजेंट्स का नहीं बल्कि एक स्पेशल यूनिट्स की टीम का था, जो रेड के वक्त को लेकर बिल्कुल भी श्योर नहीं थे कि उन्हें किस चीज का सामना करना पड़ेगा। 1 मई 2011 रात 11 बजे 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जो सीक्रेट स्टील्थ टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड थे, जलालाबाद एयरफील्ड से उठते हैं और बिन लादेन के कंपाउंड की तरफ बढ़ते हैं। ये मिशन इसलिए मुश्किल था क्योंकि US गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को इस ऑपरेशन के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया था, इसलिए नेवी सील्स को नोटिस होने से बचना था, जो कि स्पेशली चैलेंजिंग था क्योंकि बिन लादेन का कंपाउंड एक पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी के बिल्कुल पास था। मिशन के दौरान अनएक्सपेक्टेड इशू आए और एक लाइव वीडियो फीड व्हाइट हाउस तक स्ट्रीम हो रही थी, जहां प्रेसिडेंट और उनके सिक्योरिटी एडवाइजर ऑपरेशन को फॉलो कर रहे थे। इस रेड की जो असली स्टोरी है वो काफी फैसिनेटिंग है और अब वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो मैं उसके बारे में एक अलग वीडियो जरूर बनाऊंगा। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।